हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का जो लेक्चर है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उस लेक्चर में आगे आज हम लोग क्या देखने वाले हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कंटेंट क्या रहने वाले हैं इस लेक्चर के उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि भैया ये जो मेटल और नॉन मेटल है ये दुनिया में पाए कहां जाते हैं, है ना। हम आसपास देखें तो आज हम लोग मेटल से घिरे हुए हैं और मेटल से बने हुए अलॉय से घिरे हुए हैं। लेकिन आदिम काल में, या फिर मैं जब कहता हूं कि भैया प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जिसको स्टोन एज कहते हैं, तब मेटल कहां थे। और फिर जब हमारे पास आयन एज में या ब्रोंज एज में मेटल आए, उसके बाद आज की दुनिया में देखें तो ये मेटल कहां से आए, है ना। तो बेसिकली हम ओर्स और मिनरल्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनको कैसे, उनसे कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को हम डिस्कस करेंगे, मतलब मेटलर्जी भी देखेंगे, है ना। उसके अलावा हम देखेंगे कि अलॉयज क्या होते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके एक से ज्यादा मेटल को मिक्स करके हम अलॉयज कैसे बनाते हैं। तो इन सब चीजों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम यहाँ से बहुत सारी चीजों को सीख सकें मिलकर। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, मेटल की, तो मैं आपको कहूं कि जाओ भाई जंगल में जाओ, ऐसे जंगल में जाओ, अलास्का के जंगल में चले जाओ या फिर अमेज़न के जंगल में चले जाओ, किसी ऐसे जंगल में चले जाओ जहां पे आज तक कोई भी आदमी नहीं गया हो, आप पहले इंसान हो जो वहां पे जा रहे हो, ना वहां पे कोई प्लेन क्रैश हुआ हो। मैं कहूंगा अब जाके आओ, इधर उधर जाओ और जाओ मेरे लिए मेटल ढूंढ के लाओ। तो क्या आप मेरे लिए मेटल ढूंढ के ला पाओगे? ला पाओगे तो कौन सा ला पाओगे? मैं कहूं जाओ लोहा ढूंढ के लाओ, तो क्या आप लोहा ढूंढ के ला पाओगे? आयरन ढूंढ के ला पाओगे? तो क्या जवाब रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको वहां पे लोहा नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आयरन। अगर मैं कहूं जाओ कॉपर ढूंढ के लाओ, तो क्या आप कॉपर ढूंढ के ले आ पाओगे? नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड कॉपर एज वेल। आप कॉपर को भी ढूंढ के नहीं ला पाओगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि जाइए और जाके आप अल्युमिनियम ढूंढ के लाइए, क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। कोबाल्ट ढूंढ के लाइए, क्या आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे, ठीक है। या मैं आपको कहूं कि जाओ जंगल में, चलो छोड़ो, आप कहोगे कि या शायद उस जगह पे वो मिलता ही ना हो। मैं आपको कहूं कि आज से आप क्या करिए, कुछ वक्त पीछे हिस्ट्री में चले जाइए, ठीक है। हिस्ट्री से पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में चले जाइए, ठीक है। 9000 साल पहले चले जाइए, ठीक है। स्टोन एज के वक्त में चले जाइए आप, और स्टोन एज के वक्त में जाके आप मुझे इन सबको ढूंढ के बताइए, तो क्या आपको ये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मैं आपको इसी वक्त में कहूं कि जाइए मेरे लिए गोल्ड ढूंढ के लाइए, तो हो सकता है आपको गोल्ड मिल जाए। मैं आपको कहूं प्लेटिनम ढूंढ के लाइए, तो आपको प्लेटिनम भी मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक स्टेटमेंट हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, ठीक है, जब हम स्कूल में होते थे, कि गोल्ड एंड प्लेटिनम आर ओनली मेटल्स दैट कैन एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। क्या स्टेटमेंट थी ये स्टेटमेंट क्या थी? गोल्ड एंड प्लेटिनम आर only metals that can exist as that can exist in their native state in nature। सिर्फ गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे दो मेटल है ना जो नेचर में अपनी ओरिजिनल स्टेट में मिल सकते हैं, 100% प्योर स्टेट में मिल सकते हैं। बाकी जितने भी मेटल है वो नहीं मिल सकते, ठीक है। देखिए ये जो क्लास है, ठीक है, इसमें हम बहुत बेसिक लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे डिस्कस कर रहे होते इस टॉपिक को, ठीक है, तो वो देखो वो बैच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर इसको एडवांस लेवल पे डिस्कस कर रहे होते तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, कि किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से देखते, लेकिन देखते और अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस की मदद से मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों बाकी जो मेटल हैं वो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते और कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ना एक बड़ी छोटी सी चीज यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या होती है? एंट्रोपी। क्या होती है? एंट्रोपी। अगर इसको मैं देखो ऐसे इसको अगर इक्वेशन दे दूं मैं, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि ये नीट और जेई की क्लास चली हुई है, लेकिन उसकी हम लोग अगर जर्नलाइज वे में देखें, जर्नल वे में देखें, तो एंट्रोपी को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो इट इज जस्ट, हम कह सकते हैं कि वी कैन सिंपली से कि इट इज क्योस। ये एंट्रोपी क्या है? क्योस है, बस क्या है? क्योस। ठीक है, तो भैया नेचर में, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, यूनिवर्स हमेशा अपनी एंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है, मतलब यूनिवर्स लव क्योस। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि जाओ अपने घर जाओ और जाके अपने जो स्टडी टेबल है उसमें अपनी किताबें रख दो, आप जाओगे अपनी किताबों को रखोगे और मैं कहूंगा उसको अरेंज करके रखना है। आपने किताबों को अरेंज करके रख दिया, लेकिन अरेंज जितना मर्जी अरेंज कर लो, कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा? वो किताबें जो होंगी वो किताबें फिर से हम देखते हैं कि अपनी अरेंजमेंट को छोड़ के इधर उधर पड़ी आपको मिलने लगेंगी। आपने अपनी अलमारी में, अपने कबर्ड के पास जाइए, अपने कबर्ड को बनाइए, अलमारी को बनाइए, उसको और वेल ऑर्गेनाइज कीजिए, कुछ दिनों के बाद क्या होगा? फिर से क्या होगा कि वो हम देखते हैं कि खराब हो जाएगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होते हैं, आगे देखेंगे ऐसा होता क्यों है, थोड़ा आगे अभी देखते हैं ऐसे होता है ना। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को जमीन से उठाता है, मिट्टी को जमीन से उठाता है, उसके अंदर पानी मिलाता है, उसको शेप देता है और एक घड़ा बना देता है ना? अच्छा, ऐसे ही करता है। हम देखते हैं ये सब चीजें कुदरत में नहीं थी ना, ये कुदरत के खिलाफ जाके हम लोगों ने कुदरत के खिलाफ जाके ये चीजें करी हैं। कुदरत में अरेंज्ड वे में किताबें नहीं पढ़ी थी, हमने खुद अरेंज करी है। अरेंज्ड वे में कपड़े नहीं पड़े थे, हमने खुद जाके अरेंज करे। अरेंज मिट्टी ऐसे अरेंज होके घड़ा नहीं बनी थी, हमने बनाया। तो जैसे ही मौका मिलता है, कुदरत चाहती है कि पहले की तरह वो चीजें हो जाए। जैसे ही घड़ा क्या करता है, थोड़ा नीचे गिरता है, वो टूट जाता है और मिट्टी हो जाता है, कुछ वक्त के साथ वैसे भी वो मिट्टी हो जाए। ठीक है, अब कुदरत में जो मेटल है वो मेटल कहां पे है? तो भैया मेटल है मिनरल्स में। कहां पे? मिनरल्स में। कहाँ है मेटल? मिनरल्स में। ये देखो अभी अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ है मेटल और कहाँ नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप क्या कहोगे? सर ये तो पत्थर है ना? आप ऐसे कहोगे ना, सर ये क्या है? ये तो पत्थर है ना? ये तो स्टोन है ना? आप ये कहोगे ना ये पत्थर है। तो भैया इन्हीं पत्थरों को, जो पत्थर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। और जो मेटल है, लोहा हो गया या फिर चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, वो कहाँ पे मिलता है? इन्हीं पत्थरों में मिलता है। कहाँ मिलता है? इन्हीं पत्थरों के अंदर मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो कहीं पे आप जंगल में जाओगे आपको लोहा नहीं मिलेगा, ये पत्थर मिलेगा। अब इस पत्थर में से हम क्या करते हैं? लोहे को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम? लोहे को निकाल लेते हैं। इस पत्थर से आपने क्या करा? लोहे को निकाल लिया। तो आपके पास यहाँ पे मान लो कि एक लोहे की क्या आ गई? बार आ गई। ठीक है, आपने यहाँ पे लोहे को निकाल लिया, एक लोहे की क्या आ गई आपके पास? एक बार आ गई। अब ये आपने नेचर के साथ जबरदस्ती करी है, नेचर में जो चीज नहीं है उसको आपने क्या करा है? अल्टर करा है। ठीक है, तो ये आपने नेचर में से आयरन निकाल लिया। जैसे ही आप इसको वापस नेचर में रखोगे, नेचर इसको क्या करेगी? वापस इसको मिनरल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। तो नेचर क्या करती है? फटाफट से हम देखते हैं कि इसको, इस पे जंग लगा देती है। इसके ऊपर क्या लग जाता है? ये क्या बन जाता है? जंग बन जाता है। और जब ये जंग बन गया तो फिर भाई मिट्टी में फिर मिल गया ये, फिर इससे पत्थर बनेगा। ठीक है, तो नेचर क्या करती है? अगर हम कोई किसी भी चीज को नेचर के खिलाफ करें तो भैया वो उस चीज को वापस अपने में मिला लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि भाई साहब कहाँ मिलेगा ये मेटल जो है, ये मेटल नेचर में कहाँ मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नेचर में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहाँ मिलेगा?
ये मिलेगा हम लोगों को कहाँ, पत्थरों में। कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा हमें पत्थरों में। इस तरीके के पत्थर होंगे, इनमें से मुझे मेटल को निकालना पड़ेगा, और इस तरीके के पत्थरों से मेटल को निकालने के प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, मेटलर्जी। क्या कहता हूँ, देखो मेटलर्जी एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मतलब बताऊं मेटलर्जी होता क्या, मेटलर्जी एग्जैक्टली मैं कहूँ तो मेटलर्जी, देखो मेटल के ऊपर जो काम होता है ना, और मेटल से जुड़ा हुआ जो काम होता है ना, उसको मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, लोहार जो काम करता है उसको भी मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो मेटल से रिलेटेड काम है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस है। और इस एग्जैक्टली इस मेटलर्जिकल प्रोसेस को हम कहते हैं, देखो मेटलर्जिकल प्रोसेस बड़े सारे हो सकते हैं। जैसे एक अगर मैं बात करूं तो मेटलर्जी में एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इन पत्थरों से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, एक्सट्रैक्शन। क्या कहूंगा, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मेटल को बाहर निकालना। ठीक है, रीमोल्डिंग, मैं मेटल को क्या कर रहा हूं, एक शेप से दूसरी शेप उसकी बना रहा हूं, वो रीमोल्डिंग हो गया। तीसरा प्रोसेस भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या हो सकता है तीसरा प्रोसेस, अलॉयज को बनाना। वैसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं मेटलर्जी में, मैं सिर्फ मेटलर्जी का एक प्रोसेस जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन, उस एक्सट्रैक्शन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। गॉट इट। ठीक है, अच्छा, तो अभी आप हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सारा काम होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया कि भैया एक ये पहाड़ है, इस पहाड़ में, ये पहाड़ किससे बना होगा, ये पहाड़ बना होगा रॉक से। किससे बना होगा, रॉक से। अब यहाँ पे बात आती है कि ये रॉक है क्या, रॉक्स होते क्या है, तो रॉक्स आर नथिंग मोर देन मिनरल्स। रॉक्स की मैं कंपोजिशन देखूं तो ये क्या होते हैं, मिनरल्स। अब क्वेश्चन आता है ये मिनरल्स क्या है। ठीक है, ये मिनरल्स जो है, ये मिनरल्स क्या है, तो ये जो मिनरल्स है ना, ये कुछ और नहीं, ये मेटल है। मेटल में जैसे आयरन, ठीक है, जैसे पोटाशियम, जैसे कैल्शियम, जैसे सोडियम, ये है ये मिनरल्स। ठीक है, अच्छा, ये मिनरल्स में मेटल है। और देखो अब हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था कि ये जो मेटल्स हैं इनके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम की बात करूं या मैं सोडियम की बात करूं, और ये इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा देना चाहते हैं। अब नेचर में सिर्फ मेटल अकेले तो है नहीं, नॉन मेटल भी है। तो यहाँ पे जैसे ही इसकी इस प्रेजेंस में क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन एक क्या लेना चाहता है, एक भैया मेरे से नहीं, मतलब ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है एक्स्ट्रा, तो ये NaCl बना देगा, वैसे ही KCl बना देगा। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो हम देखते हैं ऐसे ही नॉन मेटल्स जो है, और नॉन मेटल के जो कंपाउंड्स हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो मेटल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसी वजह से कोई भी मेटल हम लोगों को, एक्सेप्ट गोल्ड, और दूसरा कौन सा हो गया मेरे पास, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम। अब गोल्ड और प्लेटिनम के पास कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि वो नहीं देना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ना दे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जिद्दी नॉन मेटल होते हैं जो उनमें से भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उनके भी मिनरल्स मिलते हैं, हर बार वो प्योर और नेटिव स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया मेटल से नॉन मेटल, या फिर कुछ नॉन मेटल के ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, उनको जब इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो इनके साथ जुड़ गए, इन पे अटैक करके उन्होंने क्या बना दिए, मिनरल्स बना दिए। क्या बना दिए, मिनरल्स बना दिए। तो अब मुझे ये जो पत्थर है, इन पत्थरों से मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर स्टोन एज में पहुंच जाऊंगा, जहां पे मैं एक पत्थर की कुल्हाड़ी लेके या पत्थर का भाला लेके चला हुआ हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा नुकसान हो गया, ये तो मैं मतलब टेक्नोलॉजी में पीछे चले गया। तो मुझे क्या चाहिए, आज जितनी भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो चारों तरफ हमारे पास क्या है, मेटल्स। ठीक है, अगर मैं ये जिसमें स्टाइलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर अगर इसकी जगह मैं बोर्ड पे लिख रहा होता, मार्कर होता मेरे पास, चाहे ये बोर्ड है, बोर्ड के कंपोनेंट भी किससे बने होंगे, मेटल से बने होंगे, और मेटल के अलॉय से बने होंगे। आप फोन पे या लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हैं, वो भी किससे बना हुआ, कैमरा के कंपोनेंट्स मेटल से बने हुए हैं। ठीक है, हवाई जहाज मेटल से बना हुआ है। कहाँ मेटल और मेटल के अलॉयज नहीं है, तो हमें मेटल यहां से निकालना पड़ेगा। तो अब निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। लेकिन ऐसे कैसे निकाल लेंगे, बच्चों का खेल थोड़ी लगा है कि इंसान, देखो इंसान की, जब से इंसान की ओरिजिनेशन हुई थी ना इथियोपिया में, तब से लेके आज तक 26 लाख सालों का वक्त हो चुका है। और उसमें मेटल का नॉलेज जो हमें हार्डली, हम अगर मैं बात करूं 6-7 हजार सालों से पहले हम लोगों को मेटल्स के बारे में कुछ पता नहीं था, 5-6 हजार साल पहले। ठीक है, अच्छा, तो हम देखते हैं कि जो मेटल्स जो है, ठीक है, जो मेटल्स है,
अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मतलब इनसे अगर मेटल्स को मिनरल से एक्सट्रैक्ट करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाइड करूंगा किसी रॉक को, ठीक है। ये अगेन कोई पहाड़ है या कोई प्लेटू है, उसी में रॉक्स होंगी, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा किसी रॉक को। अब मैंने यहाँ पे देखी कि भैया ये एक चट्टान पड़ी हुई है, मैं इसका एनालिसिस करूंगा, ठीक है। बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स होती है और मुझे पता चल गया, अगर कि मुझे पता चल गया कि इसके अंदर आयरन का या अल्युमिनियम का क्या है, मिनरल है, फिर मैं उस मिनरल को देखूंगा। तो दो तरीके के, ये देखो, ये दो तरीके के मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स जो हैं ये हमने देख लिया क्या होते हैं। ये मिनरल्स दो तरीके के हमारे पास हो सकते हैं। पहला तरीका, पहले तरीके के, पहली कैटेगरी के और दूसरी कैटेगरी के। पहले कैटेगरी के ऐसे हैं कि मान लो मैंने मिनरल को यहां पे लिया और उसकी मैंने एक्सट्रैक्शन करी, तो मैंने 10 किलो मिनरल लिया, ठीक है। 10 किलो मैंने मिनरल लिया और एक्सट्रैक्शन के बाद मुझे बस 1 किलो या 2 किलो क्या मिला, 1 या 2 किलो, मेरे पास 1 से लेकर 2 किलो तक यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, मेटल मिलता है। तो भैया ये तो मेटल मुझे बहुत कम मिला, और जो मेटल मुझे मिल रहा है ना उसकी कॉस्ट जो है उससे कहीं ज्यादा कॉस्ट इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में चली गई, तो मुझे तो ये नुकसान हो गया। तो मैं क्या इस तरीके के मिनरल से मेटल निकालना पसंद करूंगा? नहीं। तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज पुअर मिनरल। ये मिनरल कैसा है, पुअर, ठीक है। और जो रिच मिनरल होगा वो कौन सा होगा, जिसमें बहुत ज्यादा मेटल को मैं बहुत कम पैसों में एक्सट्रैक्ट कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 किलो मिनरल ले रहा हूं, उस मिनरल से मैं 6 या 7 किलो या उससे ज्यादा का मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे मेरे, मतलब मैं पैसे कमा पाऊंगा यहाँ पे। तो मैं क्या कहूंगा, ये रिच मिनरल है। और भैया इसी को मैं क्या कहता हूँ, इन्हीं को मैं कहता हूँ, रिच मिनरल्स को ओर्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ, ओर्स, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई और आ गई, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई और आ गई। अब ये ओर्स होती क्या है, इस पे एक नजर हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो मुझे 1 सेकंड का वक्त देंगे, मैं आपको यहाँ पे एक इमेज से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ओर्स होती क्या है। और मिनरल्स होते क्या हैं उनको समझाने की यहाँ पे कोशिश हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपको टेबल दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब मेरे पास ये मेटल्स हैं, ठीक है। और मेटल हमेशा क्या होंगे, मेटल जैसे हमने देखा था, मेटल्स हमेशा क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो क्या आपको ये दिख रहा है क्लियरिटी से? देखो इसको मैं पहले एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग यहाँ पे एक को ही देखते हैं, ठीक है। अगर एक को देखेंगे तो ज्यादा उन लोगों को स्क्रीन में क्लियरली दिख पाएगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो। तो जस्ट लेट मी सी कि आपको स्क्रीन में क्लियरली ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। यस। तो हम अगर इसको अब देखें, ठीक है, अब अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एलिमेंट्स जो है, मैंने क्या कहा था आपको कि मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स सिर्फ और सिर्फ अपनी मेटल्स क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। मेटल्स क्या होंगे, एलिमेंट्स। कौन सी एलिमेंटल, देखो कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसको मुझे कंसीडर करना है मेटल या नॉन मेटल, तो पहले लेक्चर में मैंने देखा था कि वो एलिमेंटल लेवल पे क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एलिमेंटल लेवल पे प्योर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, तो मेटल की। तो मेटल मेरे पास आ गया, अल्युमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, टिन आ गया, आयरन आ गया, ठीक है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये जितने भी मेटल्स है मैंने मेटल लिख दिए। अब ये मेटल है, जब नेचर में होंगे तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने की फिराक में रहेंगे। सेम टाइम पे वहां पे क्या है, नॉन मेटल भी है जो इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो किससे ले लेंगे, मेटल से ले लेंगे ना।
ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन से नॉन मेटल या नॉन मेटल के कंपाउंड है जो मेटल से क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। उसमें भैया ऑक्साइड्स आती है हमारे पास, ठीक है, कार्बन की ऑक्साइड आ गई, सल्फर की ऑक्साइड आ गई, या खाली ऑक्सीजन ही जब मेटल के साथ जुड़ गई, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बॉक्साइड के केस में Al2O3, ठीक है। तो अल्युमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन लग गया तो अल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो मेटल के साथ जब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो एक नॉन मेटल है, मेटल के साथ जब एक नॉन मेटल बाइंड करता है तो भी क्या बना लेता है उससे, और या मिनरल बना लेता है, ठीक है। कार्बोनेट, अब कार्बोनेट आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे भैया कार्बन ट्राइऑक्साइड क्या करता है, अब भैया क्या करता है, किसके साथ, मेटल के साथ। कैल्शियम था हमारे पास यहाँ पे, लेट अस सपोज मेरे पास कैल्शियम था, कैल्शियम के साथ जैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaCO3, लाइम बना देता है। तो लाइम क्या हो गया, कैल्शियम का एक और हो गया। आयरन की बात करते हैं तो आयरन पे ही, आयरन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो आयरन से क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है, आयरन की ऑक्साइड है, ठीक है। कार्बोनेट, कार्बोनेट बनाएगा तो क्या बनेगा, सिडेराइट बन जाएगा, ठीक है। सल्फाइड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेटल के साथ जब सल्फाइड्स रिएक्ट करेंगी, ठीक है, मेटल के साथ क्या, सल्फाइड रिएक्ट करेंगी तब भी ओर्स बनेंगी, ठीक है। और याद रखना आप लोग कि मेटल के साथ, कुछ मेटल्स के साथ जब सल्फाइड रिएक्ट करती हैं तो हम मेटल का जो प्रोडक्ट होता है उसको विट्रोल कहते हैं, उसके कलर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सल्फाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कॉपर के साथ सल्फाइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर का, ये हमारे पास आ गया कॉपर, लेट अस सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, कॉपर आ गया। कॉपर के बाद जब हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो ये क्या बनेगा, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है, लेकिन रिजल्ट यही रहेगा, कॉपर सल्फाइड, CuSO4। अब जब तुम कॉपर सल्फाइड को देखोगे तो ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, देखो ये वाला जो कलर है ना ब्लू, इस कलर का होता है, ये मैं कलर यहाँ पे बना रहा हूँ ना, इसी कलर का होता है, यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर का होता है। और इसको मैं क्या कहूंगा, इसीलिए मैं कॉपर सल्फाइड को क्या कहता हूँ, ब्लू विट्रोल, क्या कहूंगा मैं, ब्लू विट्रोल, क्या कहूंगा इसको मैं, ब्लू विट्रोल कह दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे चलें यहाँ पे, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, इनके भी सल्फाइड्स बन सकते हैं। तो मेरे पास अगर यहाँ पे लेड है या मरकरी है या जिंक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे आयरन ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लोहा ले लिया, तो लोहे को जब मैं सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लाता हूं तो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें से इलेक्ट्रॉन लेके बना देती है FeSO4, और इसको मैं क्या कहता हूं, ग्रीन विट्रोल, क्योंकि लिटरली ये जो कलर है ऐसा, ठीक है, एग्जैक्टली हम देखते हैं कि हमें इसी तरीके का कलर यहाँ पे देखने को मिलता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इसी तरीके का यहाँ पे कलर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगा, ग्रीन विट्रोल, क्या कहूंगा मैं इसको, ग्रीन विट्रोल। तो ग्रीन विट्रोल अगर एग्जाम में आता है तुम लोगों को, ग्रीन विट्रोल क्या होता है, तो क्या होता है FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फाइड। वैसे ही अगर जिंक के साथ ये रिएक्शन होती तो जो जिंक है, ठीक है, तो अगर मैं जिंक के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाऊं, ठीक है, तो जिंक क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के क्या बनाता है, जिंक सल्फाइड बनाता है, ZnSO4। और इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट विट्रोल, क्या कहते हैं, व्हाइट विट्रोल, क्योंकि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्हाइट विट्रोल, ठीक है। तो ये विट्रोल्स भी बनाता है। तो हमने क्या देखा, सल्फाइड, कार्बोनेट्स, ठीक है, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, और हम देखते हैं हेलाइड्स हो गए, मैंने क्या लिया, सिल्वर लिया, उसके साथ मैंने क्या कर दिया, अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, हेलोजेंस में कौन आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ये सब आ गए। तो इनको जब मैं रिएक्ट करवाता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे हेलो, हम देखते हैं कि मेटल का हेलाइड बन जाएगा। अब मेटल में मैंने क्या ले लिया, पोटाशियम ले लिया या फिर सोडियम ले लिया, इसके साथ भी मैं किसका रिएक्ट करवाता हूं, अगर मैं इसके साथ रिएक्ट करवाता हूं किसी हेलोजन को तो उसका भी हेलाइड बनेगा। सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाता हूं, क्लोरीन हेलोजन आ गया, सोडियम मेटल आ गया, तो NaCl एक सोडियम का और बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्युमिनियम का ऑक्साइड सबसे फेमस बॉक्साइट, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, बॉक्साइट से बहुत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट से क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
सर स्टीलाइट क्या होता है? देखो स्टीलाइट जो है, या यू कैन से, ठीक है, कि ये क्या है, ये भी एक तरीके का हम देखते हैं कि क्या है, ओर है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अल्युमिनियम जो है, अल्युमिनियम का एक हम देखते हैं ऑक्साइड है जो बहुत ही फेमस है, और उसको क्या कहते हैं, बॉक्साइट, ठीक है। वैसे कॉपर का ऑक्साइड उसको कहते हैं कॉपराइट, ठीक है। अच्छा, वैसे ही हमारे पास जो है अलग अलग मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं और हैलाइड्स हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन सभी को मैं क्या कहूंगा, इन सभी को मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये क्या है, ओर्स हैं, ठीक है। कुछ और की यहाँ पे हम लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सारे ओर्स को यहाँ पे हम लोग करना इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस टाइम फ्रेम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक ओर्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इफ दिस टेबल इज विजिबल टू यू, अगर आपको ये टेबल दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम कुछ एक, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले कैल्शियम। तो कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम के ओर्स फेमस कौन कौन से, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, ठीक है। तो डोलोमाइट आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो CaCO3 MgCO3, ठीक है। कैल्साइट का आप लिख सकते हो जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, COC3, ठीक है। जिप्सम की बात करें तो CaSO4.2H2O, इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं वैसे ही कॉपर की बात करूं, स्ट्रोंटियम की बात करूं, तो इनके भी आप और यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्ट्रोंटेनाइट जो है ये स्ट्रोंटियम का और है, ठीक है। उसके बाद सेलेस्टाइन जो है, ठीक है, ये स्ट्रोंटियम का और है, ठीक है। कॉपर की ओर की बात करूं तो क्योपराइट आ गया, कॉपर ग्लास आ गया, कॉपर पेराइट आ गया, ये इसके ओर्स है। सिल्वर के ओर में रूबी सिल्वर, होन सिल्वर यू कैन सी। गोल्ड के ओर्स में आपको दिख सकता है यहाँ पे सिल्वरनाइट्स आ गया, ठीक है, कैल्वरनाइट आ गया, ठीक है। जिंक के ओर में आपको जिंक ब्लेंड, जेनेसाइट, ये सब दिख सकता है, ठीक है। वैसे आयन के ओर की बात करूं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरीके के बहुत सारे आयन के ओर हैं। मतलब आयरन जो है इन सब फॉर्म्स में कहां पे नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये हमें अभी पता चल गया ओर्स के बारे में। चलो, अभी हमें ओर के बारे में पता चल गया, लेकिन मैंने उससे मेटल निकालना है तो मुझे कुछ एक प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेटल जो है, सबसे पहले मैंने मेटल लिया, तो पहले मैं मेटल सॉरी मैंने ओर लिया, लेट सपोज मैंने क्या लिया, कोई ओर लिया, उस ओर से मैंने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको साफ करूंगा, ठीक है। तो इसमें से जो मैं अर्थली इंप्योरिटीज है, अर्थली इंप्योरिटीज में क्या क्या आ गया, अर्थली इंप्योरिटी में आई विल हैव डस्ट, सैंड, इस तरीके की जितनी भी चीजें उनको साफ करूंगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ज्यादातर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पे अगर क्या करूं, इसको पानी से धो दूं, है ना। या फिर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो पानी में क्या नहीं होती है, मिसिबल नहीं होती है, मतलब पानी में घुलने वाली नहीं होती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं इसको ऑयलिंग कर सकता हूँ इसकी, ठीक है। इस पे डिटर्जेंट अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होंगी जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, तो मैं मैग्नेट से उनको अलग कर सकता हूँ। तो उस तरीके से इन कुछ प्रोसेस से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं भैया और से अलग कर लूंगा, किसको, और से मैं अलग कर लूंगा, और से मैं अलग कर लूंगा और के एक ऐसे हिस्से में जिसमें और ज्यादा और बाकी जो पार्टिकल्स हैं या जो बाकी हमें वेस्ट है वो कम होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो वेस्ट है, ठीक है, उसको मैं कहूंगा यहाँ पे फ्लक्स। तो फ्लक्स को मैंने कम कर निकाल लिया किससे, और से। तो अब मेरे पास क्या आ गई, कंसंट्रेटेड और आ गई, क्या आ गई मेरे पास, कंसंट्रेटेड और आ गई। अब ये जो कंसंट्रेटेड और है ये फर्नेस में जाने के लिए तैयार है। अब मैं फर्नेस लूंगा एक, ठीक है, और इस फर्नेस में क्या करूंगा, एक फर्नेस है मेरे पास, ठीक है। इस फर्नेस में मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया मेटल, लेट अस सपोज ये मेटल का ओर है, ठीक है। अब मैं इसको हीट करूंगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं हीट के, दो तरीके हैं। एक आता है मेरे पास कैल्सिनेशन, एक आता है मेरे पास रोस्टिंग। तो जो रोस्टिंग का तरीका है उसमें लिटरली मैं मेटल को क्या कर रहा हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेटल को रोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कैल्सिनेशन में भी देखो, दोनों तरीकों में मैं मेटल को क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, लेकिन इनमें कुछ फर्क होता है, ठीक है। उस फर्क को भी हम यहाँ पे एक टेबल से यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या फर्क रहता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे इस टेबल को यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे
ठीक है। जो भैया कैल्सिनेशन है, क्या लिखा हुआ इसमें, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर टू अ हाई टेम्परेचर, एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ओर को हम हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। उस हाई टेम्परेचर पे जब हम ओर को हीट करेंगे तो यार एक बात का हमने ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन कहां पे है, एयर की एब्सेंस में हीट करेंगे, ठीक है। तो मेटल ऐसे चेंबर में होना चाहिए जिसमें एयर ना जाए, ठीक है। मेटल को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे ऐसे चेंबर में जिसमें क्या ना जाए, एयर ना जाए, ठीक है, ताकि एयर उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना कर ले, ठीक है। अगर रोस्टिंग की बात करेंगे तो उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे हीट अप करना है लेकिन किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में हीट करना है, ठीक है। तो अब उसके बाद आगे देखते हैं कि अगर कैल्सिनेशन की बात करें तो ज्यादातर कार्बोनेट के जो ओर्स हैं, किसी भी मेटल के जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है लाइन, तो लाइन में से मेरे को कैल्शियम निकालना होगा, तो उस तरीके उस वैसी प्रोसेस में क्या करूंगा, मैं कैल्सिनेशन को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। और जो सल्फाइड ओर्स हैं ज्यादातर, ठीक है, उनके केस में मैं क्या प्रेफर करूंगा, यहाँ पे सल्फाइड ओर्स की केस में मैं क्या करूंगा, रोस्टिंग करूंगा। अगर यहाँ पे अगर मेरे पास ऑक्साइड ओर हो फिर क्या करूंगा मैं, ऑक्साइड ओर की केसेस में मैं स्मेल्टिंग प्रेफर करूंगा। ये तीसरा प्रोसेस आ गया, एक और प्रोसेस आ गया जिसको मैं क्या कहता हूं, स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग में क्या होता है कि मान लो मेरे पास ऑक्साइड ओर है तो मैं यहाँ पे कोक या कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन की प्रेजेंस, मान लो मेरे पास ये, या फिर मेरे पास Al2O3, कोई भी मेरे पास क्या है ऑक्साइड वाला ओर है, तो मैं क्या करूंगा, कोक की प्रेजेंस में, कोक से क्या मिलेगा, कार्बन की प्रेजेंस में इनको हीट अप करूंगा। तो मेरे को देखो एक्सट्रैक्शन के बाद क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो मेरे को भैया जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो तो मिल गया, उससे मतलब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने तीन चीजें यहाँ पे ध्यान देनी है, तीन चीजों पर ध्यान देना है कि अगर मैं कैल्सिनेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैल्सिनेशन कर रहा हूं, तो क्या चाहिए, कैल्सिनेशन में मैं क्या करूंगा, किन ओर्स का करूंगा, कार्बोनेट्स का, मेटल के कार्बोनेट्स की के साथ मैं क्या करूंगा, कैल्सिनेशन करूंगा, मेटल के कार्बोनेट्स के साथ, मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं उनके साथ मैं क्या करूंगा, कैल्सिनेशन करूंगा, मेटल के कार्बन के साथ मैं क्या करूंगा, कैल्सिनेशन करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज की बात करूं तो भैया यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी, रोस्टिंग। लेकिन कैल्सिनेशन में याद रखना ऑक्सीजन का क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन हीट करूंगा किसकी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आई विल हीट इट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग की बात करता हूं तो रोस्टिंग में मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं हीट अप करूंगा। और यहाँ पे रोस्टिंग में मैं किसकी करूंगा, सल्फाइड्स की, इसकी सल्फाइड्स की, ठीक है, सल्फाइड्स में क्या करूंगा, मैं सल्फाइड्स की रोस्टिंग करूंगा। चलो, अब तीसरा प्रोसेस कौन सा था, स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग में किसकी करूंगा, ऑक्साइड्स की, क्या करूंगा, ऑक्साइड्स की। इसमें मैं हीट अप करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं, तीन अलग अलग टेक्निक है जिसमें हम हीट अप करके क्या निकाल सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इनफ फॉर जो हमारे एग्जाम्स है उसके लिए, दिस विल बी मोर देन इनफ। बाकी जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है दैट इज अ सेपरेट। अब मेरे पास मेटल आ गया, अब मेटल आ गया, फिर मेटल के साथ भी मेरे को एक दिक्कत आ जाएगी। लेट अस सपोज देयर इज अ मेटल, मेरे पास मेटल का टुकड़ा आ गया, ये मेरे पास मेटल के टुकड़े में क्या है, यहाँ पे आयरन आ गया, ये मेरे पास आयरन आ गया, लेट अस सपोज, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसका कोई आर्टिकल बना लिया, कुर्सी बना ली, पेन बना लिया, टेबल बना लिया, कुछ भी बना लिया इसमें से मैंने, ठीक है। तो इस आर्टिकल को जैसे ही मैं बाहर रखूंगा एयर की प्रेजेंस में, तो ये भैया इसमें तो फिर से देखो मैंने फिर से मेटल को कहां ला के रख दिया, मेटल क्या मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ही, और इसकी प्रेजेंस में क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या आएगी, एयर आएगी। तो एयर में तो बहुत सारी हमारे पास क्या है, एयर में बहुत सारी हमारे पास गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन,
है ना। तो ये सारी की सारी गैसेस कैसी हैं, ये तो नॉन मेटल्स है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की फिराक में है, ठीक है। पानी अलग पड़ा हुआ है ना। तो ये क्या करेंगे, इससे मिलके इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले लेंगे, और इससे जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी कोरोजन। क्या हो जाएगी, कोरोजन। तो अब वही देखेंगे कि व्हाट इज कोरोजन। अब वही देखेंगे कि कोरोजन होता क्या है, क्या देखेंगे हम लोग, कोरोजन होता क्या है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन की बात करते हैं, ठीक है। गिव मी सेकंड। कोरोजन, अब ये कोरोजन होता क्या है, तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को, मेटल जिसमें क्या होता है, मेटल के साथ एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं वो, मतलब नॉन मेटल प्लस वाटर मिलके वापस से मेटल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ओर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब ये तो मेटल को खाया जा रहा है, और एटमॉस्फेयर मेटल को खाया जा रहा है। दिस इज स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और जब ये स्पेसिफिकली आयरन के केस में होता है, तो आयरन के केस में इसको हम क्या कहते हैं, आयरन के केस में स्पेसिफिकली इसको हम कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं, रस्टिंग। और जो रस्ट होता है, जंग होता है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है, जंग का फॉर्मूला याद रखना, आप पेपर में आ जाता है Fe2O3XH2O। और ये जो XH2O डिपेंड्स कि पानी के अंदर आर्टिकल डूबा है या पानी के बाहर है, या फिर ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में हम देखते हैं जो भी कितना इसके आसपास कितना कंटेंट था मॉइस्चर का, इसमें कितना कंटेंट था मॉइस्चर का, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं अलग अलग, देखो जरूरी नहीं है कि हर एक मेटल को ऑक्सीजन ही करोजन करे, ठीक है, ऑक्सीजन ही उसको क्या करे, जंग लगाए। अलग अलग मेटल को अलग अलग नॉन मेटल्स क्या कर सकते हैं, जंग लगा सकते हैं। जैसे कॉपर का केस है ना, तो कॉपर के केस में ज्यादातर क्या होता है, सल्फाइड, ठीक है। कॉपर के केस में सल्फाइड जंग लगाते हैं, ठीक है। ऑक्साइड भी लगाते हैं, सल्फाइड भी लगाते हैं, तो इसको कॉपर में ना हरा हरा जंग लगता है, ठीक है। ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फाइड भी होते हैं, ठीक है। अच्छा जैसे ये अपना सिल्वर आ गया ना, सिल्वर को याद देखना, सल्फर जंग लगाता है जब ना, तो उसमें ब्लैक कट लगता है। जो आपके सिल्वर के, चांदी के आपने देखे होंगे, जो आपके पास गहने या बर्तन है घर में, तो उसके ऊपर जो सल्फर है ना, जब उसका कट लगेगा तो ब्लैक कलर का कट लगता है, वो कट नहीं, वो जंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर नेचर में वैसा का वैसा रख दो तो जंग लग जाएगा। देखो तो हम आज कोई चीज लेके आ रहे हैं, कल जंग लग जाएगा, फायदा क्या होगा, है ना। तो हम देखते हैं इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेथड अपनाते हैं, जिन मेथड से हम क्या करते हैं, मेटल को जंग लगने से बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अलग अलग मेथड होते हैं, तो उन्हीं मेथड को अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अब ये पहला उनमें से एक मेथड जो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे सिंपल है, उसको कहते हैं पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग मतलब अप्लाई के, अगर पेंट अप्लाई कर देंगे, ये मेरे पास कोई आर्टिकल है, मान लो मैंने कोई कुर्सी बनाई है लोहे की, ठीक है। तो जब तक इसके, इस कुर्सी की, ये जो मेरे पास कुर्सी है, ठीक है, जब तक ये लोहे की है ना, ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में नहीं आ जाती, जंग नहीं लगेगा। जंग किससे लगेगा, ऑक्सीजन और पानी से। और ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में कहां पे आएगी, ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, तो ऑक्सीजन इसके सरफेस में जो एटम है उसी से कांटेक्ट में आएगी ना, अंदर वाले से तो नहीं आएगी। तो मतलब ऑक्सीजन को सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, तो मैं इसके सरफेस पे कुछ ऐसा लगा दूं कि ये कांटेक्ट में ना आए। फिर तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर मैं पेंट कर दूंगा, है ना, मैं इसके ऊपर यूं पेंट अप्लाई कर दूंगा, है ना। तो अब क्या है, ऑक्सीजन जो है, अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ अंदर नहीं पहुंच सकती, तो जंग नहीं लगेगा। पेंट की कुछ उम्र होती है, पेंट भी निकल जाएगा, बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है ना। और पानी से भी जंग लगता है, तो कई बार मैं क्या करता हूँ, पेंट के मैं कैसा वाटर प्रूफ पेंटिंग करूंगा, या तो फिर मैं क्या करूंगा, ग्रीस या ऑयल को अप्लाई कर दूंगा। तो जब इसके सरफेस पे ग्रीस या ऑयल लगा होगा, तब भी इसको जंग नहीं लगेगा, क्योंकि सरफेस पे तो ग्रीस एंड ऑयल है ना। तो वाटर और एयर तो अंदर जा ही नहीं सकती। ये टेम्पररी सोल्यूशन हो गई। अब बड़े कुछ देखते हैं बेहतर सोल्यूशन करने हैं, तो मेरे पास यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं जो आपको याद रखनी है। एक आती है गैल्वेनाइजेशन, दूसरी आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि मैं एक मेटल लेता हूं, ठीक है, एक मेटल लेता हूं, ठीक है, उसके ऊपर देखो इट इज इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या करता हूं मैं कि दूसरे मेटल की लेयर, ठीक है, दूसरे मेटल की लेयर कुछ इस तरीके, कुछ ऐसा रिएक्शन कराता हूं कि इसके ऊपर दूसरे मेटल की लेयर जम जाती है, ठीक है। तो अब अंदर वाला जो मेटल है ना वो सेफ हो गया क्योंकि मैंने उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, ठीक है, और बाहर वाले को जंग लगता रहेगा, उसके ऊपर मैं फर्दर पेंट कर दूंगा, और थोड़ा आर्टिकल का टाइम बढ़ जाएगा। या फिर गैल्वेनाइजेशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जिंक को देखो, आयरन के केस में आयरन को रस्टिंग के वजह से बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब देखो जिंक जो होता है ना, जिंक का जो मैं बात करूं अगर, ठीक है, जिंक को ज्यादा जल्दी जंग लगता है, इसके लिए हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है, तो वो किसी आगे लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जिंक जो है, जिंक ये आयरन के साथ, हम जिंक को, जिंक मान लो ये जिंक का आर्टिकल है, या तो इसके ऊपर, सॉरी आयरन का आर्टिकल है, या तो इसके ऊपर जिंक को लगा देंगे या इसके साथ जिंक को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब रिडक्शन होने लगेगी तो देखो, अगर मैं जंग लगना कहूं ना, तो जंग लगना अपने आप में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है वहां पे, ठीक है। अगर पेपर में आ भी जाए कि विच काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है सेम टाइम पे। देखो जो मेटल है ना, मेटल क्या कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन खो रहा है, ठीक है, मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो लॉस ऑफ मेटल, एक के ऊपर रिडक्शन हो रही है, दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, अल्टीमेटली क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है ना। तो हम देखते हैं कि इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि अगर हम तारों से भी जोड़ दें इसको ना, या किसी तरीके से कनेक्ट कर दें, तो भैया जिंक से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जिंक सड़ जाएगा, सड़ने का मतलब इसमें जंग लग जाएगा, आयरन बच जाएगा। तो ये दो तरीके की मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, अब भाई साहब दो मेरे पास यहाँ पे एक आयरन आ गया, निकल आ गया, कॉपर आ गया, इन तीनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं पा रहे। अगर मैं आपस में मिला दूं तो आपस के इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये क्या करें, अगर आपस के इलेक्ट्रॉन को जोड़ जोड़ के अगर ये अपना बैलेंस सेल पूरा कर सके तो बात खत्म। जब मैं इन तीनों को मिला दूंगा तो एक से ज्यादा, जब मैं एक से ज्यादा मेटल्स को मिला दूंगा तो उनके मिलने से क्या बनता है, alloy. So now, what is alloy? Alloy is mixture of two or more than two metals. अब ये alloy बनाने का पर्पस क्या होता है, देखो एक alloy जो होता है, alloy के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, alloy के पास मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी। किसकी प्रॉपर्टीज होंगी, मेटल्स की प्रॉपर्टीज। और मेटल को यूज ही क्यों करा जाता है, प्रेफर क्यों करा जाता है बाकी चीजों के ऊपर, क्योंकि मेटल के पास बहुत अच्छी और हम देखते हैं यूटिलाइज करने वाली प्रॉपर्टी है, सोनरस होते हैं, इनसे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, तारे बना सकते हैं, ठीक है, ये मेलेबल है, शीट्स बना सकते हैं, प्लस गुड कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी के। तो भैया ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अलॉयज में भी हमें मिल जाती है बिना जंग की सिरदर्दी की। इनको जंग भी स्लो लगता है या लगता है ही नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स के जो अलॉय हैं, ठीक है, वो, और देखो अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर का चलो क्या कर सकते हो तुम लोग, देखो तारे वारे बनाओगे, है ना। लेकिन अगर मैं कॉपर का कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल बनाने को कहूंगा, है ना, चलो मैं तुम्हें कहूं कि बर्तन बनाओ, तो कॉपर का लोटा लेना, उसको सर पे मारा, प्योर कॉपर का होना चाहिए, तो सर नहीं फूटेगा, कॉपर का जो लोटा होगा वो मुड़ जाएगा। लेकिन कॉपर से जब मैंने उसका अलोय बना लिया, ब्रोंज, उससे बनता हनुमान जी का गदा, सर पे मार दिया तो काम खत्म, ठीक है। तो मतलब इसकी एप्लीकेशन उल्टा और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अलोयज बनाते हैं। देखो कुछ अलोयज की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अलोयज है, कुछ ब्रास हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास को देखो यहाँ पे ये मेटल और अलोयज मिक्सचर ही है, ठीक है। अलोयज भी मेटल की तरह ही दिखते हैं। एग्जांपल ये आपके पास, ये देखो कुछ एग्जांपल मैं आपके पास ला रहा हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो नेम ऑफ द अलोय आएगा पहले टेबल में, देखो, तो उसके बाद मेटल कौन कौन से हैं और उसका यूज में यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी। कुछ एग्जाम्पल हैं, बाकी यहाँ पे बहुत सारे अलोयज हो सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलोय ब्रास,
तो ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक का। इससे डोर के हैंडल्स बन गए, फिटिंग्स बन गए, इससे बहुत सारे हम देखते हैं बेल्ट बन सकती हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग इसको क्या कह सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस है। ब्रोंज, कॉपर में जिंक की जगह टिन मिला दिया तो इसके स्टैचू बनते हैं, ठीक है, जो मेटल होता है ब्रोंज का वो, ठीक है। शोल्डर मेटल, देखो ये शोल्डरिंग के काम आता है, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की हम देखते हैं इंडस्ट्री है उसमें, ठीक है। टिन और लेड को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, इसको मिला लेंगे तो स्टेनलेस कटलरी होगी, मशीनरी होगी, स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट इससे बनते हैं। गन मेटल इज अलोय, है ना। वैसे हमारे पास यहाँ पे कोइन मेटल, अलग अलग तरीके के हमारे पास बहुत सारे अलोयज हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो अलोयज है, अलोयज का पर्पस क्या है, दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। यू कैन जस्ट गूगल देम तो देख सकते हो कि भैया अलोयज की लिस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको उससे क्या पता चल जाएगा कि जो अलोयज है, बाकी जितनी भी ये आपको अलोयज की लिस्ट है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहां पे टेलीग्राम का चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ये लिस्ट अपलोड करवा दूंगा, प्रॉपर लिस्ट जिसमें सारे के सारे अलोयज और सारे के सारे ओर्स मेटल के साथ आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो अलोयज हैं ये बनाए क्यों जाते हैं? ताकि भैया मेटल से जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो मेटल क्यों, मेटल से करना क्यों कुछ, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, वो अलोय से कर पाए। अलोयस के पास मेटल की प्रॉपर्टी तो रह जाती है, लेकिन उसकी जो डीमेरिट्स हैं, जैसे उसमें जंग लग जाता है, वो हम देखते हैं कि नहीं होती है अलोयस के पास। इसीलिए हम आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं, हार्डली अगर आपने ऑर्नामेंट भी पहना है तो 24 कैरेट का गोल्ड भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी कोई भी मेटल का नहीं दिखने को मिलेगा। बहुत रेयर कंडीशन में आपको मेटल प्योर फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई ना कोई अगर दूसरा मेटल मिलाया है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल, सॉरी वो क्या बन जाएगा? अलोय। और अगर उसमें कोई नॉन मेटल बनाया तो वो क्या बन जाएगा? मिनरल। दैट्स वाई जो पहले लेक्चर में हमने कहा था कि अपने आसपास जब चीजें देखेंगे तो बहुत मुश्किल है मेटल और नॉन मेटल को देखना, क्योंकि 24 कैरेट का ना आपको गोल्ड मिलेगा, ना 100% आपको कोई भी एलिमेंटल प्योरिटी की फॉर्म में आपको कोई चीज मिलेगी। या तो उनमें डोपिंग होके रखी होगी। अब डोपिंग भी दो तरीके की हो सकती है। मेटल में अगर मेटल ही मिलाया है तो हमें क्या मिलेगा? अलोय मिलेगा। अगर मेटल में नॉन मेटल बना दिया तो फिर मिनरल बन गया। सो दिस वाज द लेक्चर। आई होप आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आपको स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में आसानी होगी। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।